गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लो क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो अपनी वीडियो है वो है सीआरपीसी के ऊपर। सीआरपीसी सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लोज के बारे में डील करता है। देखिए, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। फिर बात आती है कि उसके डेफिनेशन क्लोज या कहीं आप देखोगे इंटरप्रिटेशन क्लोज के बारे में कहा हुआ है। तो जैसे अपने एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लोज के बारे में कहा हुआ है, तो वो अपनों को पढ़ना ज़रूरी होता है। अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग अपनों को नहीं पता होता। तो इसलिए अपनी इजी अपने को यानी कि इजी में समझने के लिए क्या करते हैं कि सबसे ये डेफिनेशन क्लोज बनाते हैं तो उस वर्ड्स को अपने समझ सके। तो इसीलिए अपने बात करेंगे आज सीआरपीसी सेक्शन 2 के बारे में, जो बात करता है डेफिनेशन क्लोज के बारे में। डेफिनेशन क्लोज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले में आता है 2A। देखिए, अगर आप सीरियसली किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ बेरेक्ट साथ में लेके बैठिए। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप CLA का ही बेरेक्ट पढ़िए, क्योंकि उसमें नीचे आपको नोट्स दिए होते हैं, केस लॉज भी अच्छे दिए होते हैं। तो आप CLA का बेरेक्ट पढ़ा कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आता है 2A में आता है जमानती अपराध, ठीक है। 2A में आता है बेलेबल ऑफेंस। इसमें ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंस से ऐसा ऑफेंस है जो फर्स्ट स्केड्यूल में जमानती रूप में दिखाया है, ठीक है। इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, जिसे स्केड्यूल 1 में बताया हुआ है, स्केड्यूल 1 में जो जमानती बताया है, ठीक है। स्केड्यूल 1 में जो जमानती बताया है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड नंबर डालेंगे, या किसी अदर लॉ द्वारा जमानती बनाया गया है। सेकंड ये A हो गया, यानी याद करने के लिए अपने क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। B कहता है या किसी अदर लॉ में इसको बताया है बेलेबल, या किसी अदर लॉ में इसको जमानती अपराध बनाया है। और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। या सी में क्या कहते हैं, या कोई अजमानती अपराध अभिप्रेत है, ठीक है। यानी इसकी तीन चीज़ें अपने याद करने के लिए करेंगे। फर्स्ट क्या है कि जो फर्स्ट स्केड्यूल में जमानती बताया गया, या सेकंड किसी अदर लॉ में जमानती अपराध बताया गया, या थर्ड क्या कहते हैं, या कोई अजमानती अपराध अभिप्रेत है। अब देखिए 2A में कोई आपसे पूछे कि अजमानती अपराध की परिभाषा कहाँ दी हुई है, तो आप याद करेंगे कहीं नहीं दी हुई। तो इसकी डेफिनेशन भी A में ही बताई हुई है, जमानती अपराध और अजमानती दोनों के बारे में बताया है, ठीक है। ये है जमानती अपराध। सेकेंड आता है B कहता है आरोप, यानी A से जमानती अपराध, B से आरोप। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष हो। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है कि जो चार्ज फ्रेम होता है उसमें जरूरी नहीं है कि वन हेड ही चार्ज हो, वन हेड होना जरूरी नहीं है। मतलब किसी पर्सन ने ओनली मर्डर का ऑफेंस किया है तो उसके ऊपर ओनली 302 लगा दी। अब क्या है, अगर उसने 379 किए तो उसके ऊपर 379 भी लगाएंगे, मतलब 2 हेड चार्ज हो गया। एक ऑफेंस, दूसरा ऑफेंस, तीसरा ऑफेंस, चौथा ऑफेंस, यानी एक साथ भी उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। आप 228 में पढ़ेंगे, सीआरपीसी 228 में पढ़ेंगे तो उसमें बताया हुआ है चार्ज फ्रेमिंग के बारे में। जब चार्ज फ्रेम कोर्ट करती है, जज करता है, तो सामने जो एक्यूज्ड होता है उसको पढ़कर भी सुनाया जाता है कि आपके ऊपर ये चार्ज फ्रेमिंग हो रही है, क्या एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी एक्यूज्ड के ऊपर जरूरी नहीं है 1 हेड चार्ज हो, उसके ऊपर 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। 2A में जमानती अपराध, 2B में आरोप। आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे तो ये आपको ईजी याद हो जाएगा, ठीक है। अब C आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये इंपॉर्टेंट है। C में संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, इसकी जो ये C इंपॉर्टेंट है, आप IMP कर सकते हो इसको, क्योंकि इस जब एग्जाम मेंस का एग्जाम लिखते हैं तो उसमें डेफिनेशंस के बारे में आता है, तो 2C भी आता है। 2C से संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है
जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या किसी अदर लॉ में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। क्या कर सकती है पुलिस? या तो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग या किसी अदर लॉ में विदाउट वारंट क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। मतलब किसी पर्सन ने ऐसा संज्ञेय का मतलब होता है गंभीर यानी संगीन अपराध किया है जिसमें पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, वो उसको विदाउट वारंट पे उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। अब ठीक है, ये तो गया संज्ञेय मामला। अब आप क्या करेंगे? अब देखा आपने डेफिनेशन पढ़ी तो इसमें संज्ञेय मामला भी लिखा हुआ है, तो संज्ञेय मामला पढ़ना जरूरी है। तो आप निकाल सकते हैं सेक्शन 155 निकालिए, उसका सबसेक्शन 4 निकालिए। सेक्शन 155 सबसेक्शन 4 निकालिए। उसमें देखेंगे आप जो सबसेक्शन 4 है उसमें किसकी संज्ञेय मामले की डेफिनेशन दी हुई है वो पढ़ते हैं कि जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय, वहाँ इस बात के होते हुए भी कि अदर अपराध असंज्ञेय है, वह संज्ञेय मामला समझा जाएगा। मतलब कि किसी पर्सन ने 4 ऑफेंस किए, ठीक है, ये पर्सन है, इसने 4 ऑफेंस किए, इन 3 में तो क्या है, वो अपराध क्या है? असंज्ञेय अपराध है, ठीक है, बट ये एक अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध है। तो इसमें इनका कहने का मतलब है कि चाहे 3 ऑफेंस असंज्ञेय है बट एक ऑफेंस संज्ञेय है, तो ये चारों क्या माने जाएंगे? संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। ठीक है, ये मीन्स है संज्ञेय मामले का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देन आता है 2D परिवाद। परिवाद मतलब कंप्लेंट। अब देखिए जो आईपीसी है उसमें 2 चीज़ें होती है, या तो एफआईआर होती है या कंप्लेंट होती है। एफआईआर क्या होती है? पुलिस को होती है, और कंप्लेंट क्या होती है? मजिस्ट्रेट को होती है। अब एफआईआर कॉग्निजेबल मैटर में भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल मैटर में भी हो सकती है, बट जो कंप्लेंट होता है, जो परिवाद होता है, वो ओनली नॉन कॉग्निजेबल मैटर में होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, डिफरेंसेस भी एफआईआर और कंप्लेंट में। तो परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाने की दृष्टि से, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर ये वर्ड कार्यवाही यूज नहीं होकर यहाँ पे यूज किया है कार्यवाही। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप ये चीज नोट करना। क्या कहते हैं? नंबर 1 लगाएंगे कि परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाने की दृष्टि से। सेकंड नंबर, मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया वह कथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह नॉन हो या अननोन हो, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत एफआईआर नहीं आती, पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि क्या सबसे पहले क्या है कि ये मजिस्ट्रेट को की जाएगी। सेकंड क्या कहता है? कार्यवाही की जाने की दृष्टि से की जाएगी। थर्ड क्या कहते हैं? मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। फोर्थ क्या कहते हैं? इसमें जो पर्सन है वो नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। मतलब हिट एंड रन का केस होता है, इसमें पता नहीं चलता कि बंदा कौन था, कौन गाड़ी ठोक के चला गया। तो इसका कहने का मतलब है कि जरूरी अपनों को पता नहीं है कि एक्यूज्ड कौन है या कौन नहीं है। मतलब जो एक्यूज्ड है वो नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, बट इसके अंदर एफआईआर नहीं आती। अगर आप इसको ऐसे टुकड़ों में याद करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी याद होगा। देन इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, वो एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। मतलब कंप्लेंट हुई, उसके बाद में क्या हुआ, पुलिस कोर्ट से ऑर्डर मिले पुलिस को, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि मैटर तो नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी, और पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई परिवाद ही समझा जाएगा। ठीक, इसको मैं आपको इजी बताती हूँ कि इसमें ये कहता है कि जो अन्वेषण के पश्चात, मतलब पुलिस को पता चला कि कोई अपराध हुआ है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, पुलिस वहाँ गई, इन्वेस्टिगेशन किया। एक और चीज़ नोट कीजिए, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। मतलब पुलिस को ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा कि इस मैटर में जाके आप इन्वेस्टिगेशन करें। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या कहता है कि पुलिस को पता चला, एफआईआर हुई कि कोई मैटर हुआ है, कॉग्निजेबल हुआ है, पुलिस वहां गई, उसने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसको पता चला कि मैटर तो नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में तो
एफआईआर होती नहीं है, तो उसमें क्या हुआ, एफआईआर होती है तो उसको क्या पता चला कि ये तो मैटर नॉन कॉग्निजेबल है। तब क्या होगा, जो पुलिस होगी वो कौन होगी, कंप्लेनेंट मतलब परिवादी होगी, और जो पुलिस रिपोर्ट पेश करेगा वो क्या होगा, कंप्लेंट होगा। ठीक है, ये इसके एक्सप्लेनेशन का मतलब है। देन 2E में पढ़ा अपनों ने जमानती अपराध, 2B में पढ़ा अपनों ने आरोप, 2C में पढ़ा अपनों ने संज्ञेय अपराध, 2D में पढ़ा अपनों ने परिवाद। 2E आता है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का हाईकोर्ट, मतलब इतने सारे अपने स्टेट है, 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट का अपने पास एक हाईकोर्ट है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में है, फिर आता है अपना गुजरात हाईकोर्ट है, ठीक है, फिर आता है अपना दिल्ली में भी हाई कोर्ट है, बट दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ पे भी हाई कोर्ट काउंट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट मीनिंग है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट। सेकंड क्या कहते हैं, किसी ऐसे यूनियन टेरिटरी के संबंध में जिस पर किसी राज्य के हाई कोर्ट की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है वह हाई कोर्ट। मतलब कि ऐसे दो स्टेट जिनका एक हाई कोर्ट है, मतलब अगर एग्जांपल दें तो पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, तो मतलब फर्स्ट क्या कहते हैं, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट। सेकंड क्या कहते हैं, दो स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। थर्ड क्या कहते हैं, किसी अन्य यूनियन टेरिटरी के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय बट भारत के सुप्रीम कोर्ट से भिन्न। मतलब अपनी यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, वैसे अपनी 8 यूनियन टेरिटरी है, तो अपनी क्या कहते हैं, एक यानी कि किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में जिसमें दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। अब दांडिक अपील, अब ये क्या कह रहा है कि अपनों को इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट को अलग करना है, सुप्रीम कोर्ट काउंट नहीं होगा, बट वहाँ के जो सेशन कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो क्या होंगे, यहाँ पे काउंट होंगे। ठीक है, और कौन सा हाई कोर्ट, जो दांडिक अपील सुनता है। ठीक है, फिर 2F भारत से भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। फिर आता है 2G क्या होता है, जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। मतलब कि इंक्वायरी कौन, अब दो चीजें है, एक होता है इंक्वायरी, एक होता है इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्वायरी कौन करता है, इंक्वायरी करते हैं कोर्ट और मजिस्ट्रेट करते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस करता है। तो यहाँ पे इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ, ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन या तो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाए या कोर्ट द्वारा की जाए। ठीक है, ये होगी 2G जांच। 2A जमानती अपराध, B में आरोप, C में संज्ञेय अपराध, D में परिवाद, E में हाई कोर्ट, F में भारत, G से जांच। आप ऐसे मेरे साथ रिवाइज करते जाएंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देन आता है 2H में क्या है, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत वे सब कार्यवाही है जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है मजिस्ट्रेट से भिन्न, क्योंकि मजिस्ट्रेट क्या करता है, ऊपर पढ़ा अपनों ने, मजिस्ट्रेट क्या करता है, इंक्वायरी करता है, जांच करता है। तो इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहीं आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन में भी मजिस्ट्रेट ना समझ ले। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, ओनली पुलिस करती है, मजिस्ट्रेट नहीं करती। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है और साक्ष्य लेने के लिए की जाए। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस अधिकारी करता है, मजिस्ट्रेट नहीं करता है। किस पर्पस के लिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो ये कहता है कि कलेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और इसमें पुलिस अधिकारी तो है, और भी कौन पर्सन हो सकते हैं, ऐसे पर्सन जिनको मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, प्राधिकृत कर सकता है। ये होता है 2H इन्वेस्टिगेशन। 2I है जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिए जाते हैं या लिए जा सकते हैं। मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या होता है, जो एविडेंस होते हैं वो ओथ पर लिए जाते हैं या लिए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। ताकि बट कब मिलेगी, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।